मुंशी पुराने ज़माने में एक वकील का मुंशी था, इसलिए लोगों ने उसे मुंशी के नाम से मशहूर कर दिया। हालांकि उसका नाम असगर था। वैसे असगर के 30 बीघा खेत था, अच्छा खासा मकान, और मकान के सामने एक बगीचा भी था। किसी चीज़ की कमी न होने के कारण वह उदार तथा बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी सीधी सादी और इबादत गुजार थी। दोनों का जीवन सुख में व्यतीत हो रहा था। किस्मत से उनके भी एक बेटा और बहू रह गए। बेटे का नाम जुगनू और बहू का नाम फरीदा था। कहते हैं जब धन की कमी न हो तो घर में वाद विवाद नहीं होते। चारों परिवार अपने अपने काम में बिजी थे। उनके बीच मोहब्बत का चिराग जलता रहा। कई वर्ष गुजरने के बाद एक दिन साजिदा नमाज पढ़ रही थी। जब सजदे में गई, सजदा से उठी ही नहीं। उसी हाल में वो अपने दादा के पास चली गई। उसकी आयु अभी 65 वर्ष की ही थी। सारे गांव वाले उसकी मौत पर नाज कर रहे थे। कितनी अच्छी थी साजिदा। ऊपर वाला उसे सजदे की हालत में मौत दे दी। अब फरीदा को घर की बागडोर संभालनी पड़ी। ऊपर वाले की माया देखो कि फरीदा के भी एक ही बेटा रह गया। इकलौते पुत्र से फरीदा बड़ा प्यार करती थी। फरीदा को जब भी देखो कहती रहती, असद बेटा ये खा लो, वो खा लो। कहने का मतलब काम से फुर्सत मिलते ही वह अपने बेटे के देखभाल में लग जाती। असद भी अपनी माँ को बहुत चाहता था। दोनों के प्यार को देख असद का पिता जुगनू भी बहुत खुश था। जब असद बड़ा हुआ तो उसकी शादी के लिए ढेर सारे रिश्ते आने लगे, लेकिन असद शादी करने से इनकार करता रहा, क्योंकि उसने गांव में अपनी पसंद की लड़की पसंद कर रखी थी। एक दिन फरीदा की बहन अपने बेटी के रिश्ते के लिए आई। तब फरीदा ने असद के ऊपर शादी के लिए जोर डाला। अब असद बचे तो कैसे बचे, उसे अपने दिल की बात बतानी पड़ी। जब फरीदा और जुगनू ने असद की ये बातें सुनी तो दंग रह गए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके सपनों पर पानी फेर उठा। वह अपने घर को बार बार देख रहे थे और अपने पूर्वजों को याद करके रो रहे थे और कह रहे थे, हमारा ख़ानदान कितना भला चंगा था, अब मेरे ख़ानदान पर दाग लग जाएगा। उन्होंने असद को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन असद अपनी बात पर अटल था। सारे गांव वाले भी बारी बारी से असद को समझाए, लेकिन उसके कान पर जू तक न रेंगे। एक दिन गांव का मुखिया जब समझा रहा था, तब असद बोला, ज़मीन आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बदल सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। यह सुन मुखिया बोला, तू नरक में जाना चाहता है तो अकेला जा। अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी नरक क्यों बना रहा है। असद बोला, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बातें ना करें। मुखिया बोला, प्यार करता तो उनकी बातें मानता। तुझे जवानी के जोश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन पछताएगा, तब यही कहता फिरेगा, न खुदा ही मिला न विशाले सनम। यह कहकर मुखिया अपने घर चला गया। असद शादी के लिए बहुत परेशान हुआ, लेकिन न उसके पेरेंट्स माने न गांव वाले। फिर भी असद उस रुखसार नाम की लड़की से मिलना बंद न किया। एक दिन असद रुखसार के पिता से बोला, शादी का कोई हल निकल नहीं रहा है, क्या करूं। लड़की का पिता बोला, ये काम तेरा है, मैं क्या बताऊं। मेरे भी समझ में कोई बात नहीं आती, लेकिन ये किराया दूंगा, तू कह तो तेरा निकाह अपने घर पढ़वा दूं। तू रुखसार को अपने घर लेकर जा। असद मान गया। असद निकाह पढ़वा कर रात को चोरी छिपे रुखसार को अपने साथ लेकर अपने घर गया तो उसके घर वाले सो रहे थे। अब असद रुखसार से बोला, तू घर के पीछे चल, मैं आता हूँ। जब दोनों घर के पीछे पहुँचे तो देखा घर के पीछे की गली बहुत पतली है, उसमें घुसें तो कैसे घुसें। असद बोला, मैं छत पर जाता हूँ, ऊपर से हाथ बढ़ाऊँगा, तू मेरा हाथ पकड़कर छत पर चढ़ जाना। छत नीची थी। हाथ बढ़ाते ही रुखसार ने उसका हाथ पकड़ा और छत पर चढ़ गई। अब दोनों सीढ़ी से उतर कर घर में चले गए। असद अपने कमरे का ताला खोला, दोनों कमरे में गए और अपनी सुहाग रात को मना ही लिए। जब सुबह हुई, फरीदा घर के अंदर गई तो देखा उसके बेटे के साथ गांव की वह लड़की भी है। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास जाकर सारा हाल बता दिया। जुगनू तुरंत मुखिया के पास गया और बोला, क्या करूं। मुखिया बोला, अब आप परेशान ना हो, जो होना था हो गया। ज़्यादा परेशान होकर भी हम सब उसका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच प्यार ही कम होगा। जब वह नहीं मान रहा है तो नहीं मानेगा, केस करोगे तो वो कोर्ट से शादी कर लेगा। जब बात घुमा फिरा कर वही होनी है तो फ़ायदा क्या है।
बाप बेटे के बीच मनमुटाव ही होगा। जुगनू घर आकर फरीदा को समझाया। उसके बाद बोला, अब सब कुछ भूल कर उसे ही अपनी बहू मान ले। मजबूर होकर फरीदा भी मान गई। दिन गुजरते गए। रुखसार अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी ना रखती। सारा घर खुशियों के रंग में रंग गया। जब भी असद के बच्चे पैदा होते तो जुड़वा ही होते। 6 साल में असद और रुखसार के बीच 6 बच्चे हो गए। रुखसार का जिस्म भारी हो गया। अब वह घर का काम कम कर पाती। असद को घर और बाहर का काम करना पड़ता। दिन रात काम करने के कारण असद अब चिड़चिड़ा हो गया था। अब असद और रुखसार के बीच काम को लेकर झगड़ा होने लगा। रुखसार हमेशा असद को कोसती रहती और कहती रहती, मजा तुम मारे हो तो काम कौन करे, अपना करो या अपने माँ बाप से कराओ। असद अपनी ज़िंदगी में काम से फुर्सत नहीं पाता, इसलिए अब वह अपनी माँ से भी खूब काम करवाता। काम कम करने पर असद अपनी माँ को बहुत डांटता। एक दिन जुगनू बैंक पर पैसा निकालने जा रहा था कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका एक पैर कटवाना पड़ा। अब तो और एक काम बढ़ गया। भाग्य ने भी असद को लड़की नहीं दिया जो घर के काम में हाथ बटाती। फरीदा घर का सारा काम बुढ़ौती में संभालती। एक दिन गैस को फरीदा चालू कर रही थी कि घर में आग लग गई। गांव वाले बुझाने आए। आग बुझते बुझते असद का आधा घर जल गया। असद अपनी माँ को इस गलती पर बहुत मारा और उसके दिल से माँ बाप की मोहब्बत जाती रही। फरीदा की छोटी छोटी गलती पर अब असद माँ को मारने दौड़ता, लेकिन फरीदा करे तो क्या करे। अपने पति की सेवा के लिए तकलीफ़ें सहती रही। फरीदा की तकलीफ़ों को देख जुगनू बहुत रोता, लेकिन करे तो क्या करे। जब मजबूर था, किस्मत क्या क्या गुल खिलाती है। एक दिन फरीदा को बुखार आ गया। वो चारपाई पर मारे दर्द के सोई थी कि रुखसार फरीदा के पास आई और बोली, उठ खाना बना, नहीं तो तेरी खैर ना होगी। फरीदा बोली, बेटा देख मुझे बहुत बुखार है, कोई डॉक्टर बुलाकर दवा करा दे। तभी फरीदा क्रोधित हो गई और एक डंडा लेकर फरीदा को मारने लगी। फरीदा मारे बुखार के चिल्ला भी ना पा रही थी। जुगनू ने जब मार पीट की आहट सुनी तो वह जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ कर शोर मचाने लगा। तभी पास पड़ोसी उसके घर आए और देखा कि फरीदा को रुखसाना पीट रही थी। लोगों ने रुखसाना को खूब डांटा, लेकिन रुखसाना मान ना रही थी। सभी ने रुखसाना को पकड़ लिया और रस्सी से उसका हाथ बांध दिया। सारा गांव जुट गया। रुखसाना के घर वाले लाठी डंडा लेकर पहुंच गए और पूरे गांव वालों को गाली देने लगे। असद भी उनमें शामिल था। तभी गांव का मुखिया भी आ पहुंचा। आओ न देखा ताव न देखा, असद मुखिया को लाठी से मारने लगा। अब सारा गांव गुस्सा के मारे आग बबूला हो गया और एक एक को चुन चुन कर खूब मारा और जुगनू से बोले, तू अब ना देख, तेरा बेटा है, आधा खेत अपने बेटे को दे और आधा खेत गांव में किसी के नाम लिख दे। सारा गांव गवाह ही नहीं तेरी देख रेख करेगा। तू छोड़ दे इस घर को। तू जानता भी है फरीदा को 105 डिग्री बुखार था, दवा कराना क्या, तेरी बहू उसे मार रही थी। अब बहुत हुआ, तुम लोगों को जहर देना बाकी है। अब ना अलग होगा तो तेरा बेटा और बहू मिलकर जहर ही देंगे। जुगनू मुखिया से बोला, आप लोग जिसे कहें उसे लिख दूं। हाँ, सारा गांव मेरी सेवा की देख रेख की जिम्मेदारी ले। मुखिया ने सरफराज को बुलाया और बोला, देख तेरा परिवार बड़ा है और वे सीधे साधे लोग हैं, तू ये जिम्मेदारी उठा ले। आज के ज़माने में देख रहा है 10 लाख रुपए बीघा खेत है। जुगनू खेत ही केवल देगा, तू घर की ज़मीन क्या करेगा, तेरे घर के लिए अधिक ज़मीन है। जुगनू फरीदा से पूछता है, बोल तेरा क्या इरादा है। फरीदा बोली, स्वामी मुखिया जी अच्छी बात कहते हैं, मान जाओ। सरफराज मेरी बहन का बेटा है, हम उसके भी तो माँ बाप हैं। जुगनू खेत को सरफराज के नाम कर देता है और आधा अपने बेटे के नाम वरासत लगा देता है। सरफराज अपने खाला खालू को अपने घर लेकर चला जाता है। अब असद और फरीदा अपने किए की गलती को महसूस करते हैं, लेकिन अब पछतावे होवत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगता तब तक उसे एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए दाता ने दुख को पैदा कर दिया। दुख ना होता तो सुख के लिए मनुष्य हमेशा होश न करता।